पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, जो पहला जो सेक्शन आता है बेसिक जो है वो है हमारा सेक्शन 59। लेकिन उस पर जाने से पहले हम सेक्शन 56 से एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन या फिर लॉ ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक बार में आपका ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्या डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको क्लियरली समझते हैं। 3 सेक्शन है मेनली, उसमें जो मेन है वो कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा लगेगा सेक्शन, ये हमें बस जानना है। और सिचुएशन अगर आएगी तो अगर हमें वो सेक्शन तीनों अगर पता होंगे, उनके बीच का डिफरेंस पता होगा, तो हम आराम से उसके ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा एमसीक्यू में हम टिक कर सकते हैं। चलिए, तो सेक्शन 56 हमारा क्या कहता है? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर उसमें जो कंसिडरेशन है या फिर उसमें जो प्रॉमिस है परफॉर्मेंस की, कुछ करने की, वो ऐसे एक्ट को करने की है जो कि शुरू से ही इम्पॉसिबल है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही आपका वॉइड हो जाता है। ठीक है, वॉइडेबल नहीं होगा अगर शुरू से ही इम्पॉसिबल हो गया। शुरू से ही याद रखिएगा, शुरू से ही अगर इम्पॉसिबल हो गया तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो अगला पॉइंट बताया गया है इसी सेक्शन में, वो बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। जो पहला वाला पॉइंट था वो बता रहा था कि जिस टाइम पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था उसी टाइम से ही, मतलब शुरू से ही वो एक्ट करना, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था। लेकिन इस पॉइंट में बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने टाइम पे तो पॉसिबल था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद काफी टाइम बाद वो उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई। ठीक है, जब परफॉर्म करने का टाइम आया तब तक वो परफॉर्मेंस करना उसका इम्पॉसिबल हो गया। ऐसे केसेस में क्या होगा? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent unlawful becomes void when the act becomes impossible or unlawful। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, आप लोग थोड़ा सा माइंड को और खोलिए। कुछ कुछ केसेस में वो कंडीशन वॉइड हो जाती है ना। अगर कुछ कंडीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में लगाई गई है तो वो कंडीशन वॉइड हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है बिकम्स वॉइड, हम लोग लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं देते। सेक्शन को पूरा याद नहीं करना है, लेकिन उनकी लैंग्वेज को समझना है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि ऐसे केसेस में जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो एक्ट परफॉर्मेंस उसकी इम्पॉसिबल हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। सिर्फ वो कंडीशन वॉइड नहीं होगी, जैसे कि हमारे टीपीए में दे रखा है कि अगर डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्ट्रेंट है उसमें, अगर वो ऐसी कंडीशन दे दी तो वो कंडीशंस वॉइड हो जाती है। अगर वन डायरेक्शन की अगर कोई कंडीशन दे रखी है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या ट्रांसफर में, सेल डीड में, तो वो कंडीशन वॉइड होती है। ऐसी कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम उसको, डॉक्ट्राइन ऑफ सर एप्रोप्रिएशन से पहले ही पढ़ेंगे उसको। जी सर। सर सेक्शन 27 कहता है ना, जो वो रिस्ट्रेन करता है लीगल प्रोसीडिंग्स में, उसमें भी सर वो पूरा कंप्लीटली उसको वॉइड थोड़ी करता है सर। वो हाँ पर्टिकुलर जो क्लॉज जो सेक्शन होता है उसको वो वॉइड करता है सर। हाँ जी, तो उस सेक्शन में भी मैं भी बताया कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है, उसकी कंसिडरेशन सब लॉफुल है, प्रोमिसेस लॉफुल है, परफॉर्मेंस लॉफुल है। ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी बाद में कि अगर हम दोनों के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप मेरे अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग नहीं शुरू करोगे, आप मेरे अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं करोगे, सिविल सूट कोई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो गया, वो पूरा एग्रीमेंट वॉइड नहीं हो गया, बस वो कंडीशन वॉइड हो गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से हर सेक्शन की लैंग्वेज पढ़िएगा और ये समझिए किस सिचुएशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बता रहे हैं ये लोग, और किस सिचुएशन में सिर्फ वो कंडीशन वॉइड बता रहे हैं। तो इसका सिंपल से जो याद करने का तरीका है वो ये है कि अगर ऐसी परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि वो परफॉर्मेंस जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और वो परफॉर्मेंस ही परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आपका वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो लीगल प्रोसीडिंग वाला जो सिचुएशन थी सेक्शन में, उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो जेन्युइन है, लेकिन वो लीगल प्रोसीडिंग वाली जो क्लॉज है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो खाली कंडीशन वॉइड होगी बस। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है अगला,
थर्ड पॉइंट इसी सेक्शन का, सेक्शन 56 का, कंपेंसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अब अगर कोई चीज की परफॉर्मेंस करना अगर इम्पॉसिबल हो गया और आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं पाएंगे तो कहां से करेंगे, और आप नहीं कर रहे हैं अगर, तो क्या आपका आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप सामने वाले को कंपेंसेट करें उसके लिए? आपने तो परफॉर्म नहीं करा ना, भले ही आप कर नहीं पाएंगे, वो रीजन कुछ भी हो, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे आप, तो क्या आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप सामने वाले को कंपेंसेट करें उसके लिए, अपोजिट पार्टी को? नो सर, तो देखते हैं क्या बोल रहा है सेक्शन नहीं जी। बनती सर, नहीं नहीं बनती? बनेगी सर, नो सर, बिकॉज सर वो आगे परफॉर्मेंस है इम्पॉसिबल में कन्वर्ट हो रही है ना। हाँ मैम, देखते हैं जरा, चलिए। Where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be impossible or unlawful। देखिए प्रोमिसी को नहीं पता अभी तक, ध्यान रखिएगा। प्रोमिसी कौन है? जिससे प्रॉमिस हो रही है, जिससे प्रॉमिस की जा रही है, उस पर्सन को कहेंगे हम लोग प्रोमिसी। did not know to be impossible or unlawful, such promiser must make compensation। षष्ठी मैम, ठीक है, उसको कंपेंसेशन, सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपेंसेशन टू सच प्रोमिसी फॉर एनी लॉस विच सच प्रोमिसी सस्टेन्स थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, देखिए मैम, कंपेंसेशन अगर लॉस हुआ है तभी आप देंगे। इसमें आप देखिएगा ध्यान से, लैंग्वेज पढ़िएगा, हर एक्ट में, हर सेक्शन में ये बात बोली गई है, एनी लॉस, फॉर एनी लॉस। इसका मतलब लीगली ये है कि अगर उसको कोई लॉस होता है तब देंगे आप, अदरवाइज नहीं देने की जरूरत है। कोई कोर्ट भी मना कर देगी कि भाई अगर इनने परफॉर्म नहीं करा, इम्पॉसिबल एक्ट हो गया है और इसकी वजह से अगर आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है तो आपको कोई कंपेंसेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपोजिट पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, ठीक है, लेकिन जब उसके बदले में आपकी प्रॉमिस, जब आपको परफॉर्म करने का टाइम आया तब तक वो परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन तब तक अपोजिट पार्टी तो परफॉर्म कर चुकी थी ना, फर्स्ट पार्टी तो अगर फर्स्ट पार्टी ने परफॉर्म कर दिया और जब तक आपका परफॉर्म करने का टाइम आया तब तक वो इम्पॉसिबल हो गया है, आप नहीं कर पा रहे परफॉर्म, तब ऐसे केसेस में आपको फर्स्ट पार्टी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। ठीक है मैम, क्लियर हो गया आपको? ये सर क्लियर हो गया। हाँ, तो इसमें हर, आप ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी लॉस, इसका मतलब यही है, टेक्निकल मतलब यही है इसका, कि अगर कोई लॉस हुआ है तभी कंपेंसेट करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, पहला वाला जो इसका इलस्ट्रेशन है वो बोलता है, एकदम टॉप वाला जो फर्स्ट पॉइंट था, कि भाई अगर कोई एक्ट करना इम्पॉसिबल है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था तभी से, शुरू से ही अगर इम्पॉसिबल था तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। तो इसी के बेस पे फर्स्ट वाला इसका इलस्ट्रेशन है, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ठीक है, तो भाई जादू से कोई खजाना ढूंढना, ये तो लिटरली इम्पॉसिबल है ना। शुरू जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था, एग्रीमेंट बनाया जा रहा था, जब एग्री हो रहे थे दोनों, मतलब कि एग्रीमेंट बन रहा है दोनों के बीच में, तो शुरू से ही वो इम्पॉसिबल था ऐसा एक्ट, तो वो जो एग्रीमेंट है वो शुरू से ही वॉइड हो गया। सेकंड वाला क्या बोलता है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। अब जो सेकंड वाला पॉइंट था कि भाई एग्रीमेंट जब बन रहा था, कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा था, उस टाइम पे तो वो परफॉर्मेंस करना पॉसिबल था, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके वो इम्पॉसिबल हो गया। इसी के बेसिस पे सेकंड वाला इलस्ट्रेशन दे रखा है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज ए गोज मैड। और जो शादी का उन्होंने टाइम फिक्स किया था, या साल फिक्स किया था, या डेट फिक्स करा था, जो भी मुहूर्त निकाला था उन लोगों ने, उससे पहले ही ए जो है पागल हो गया। ठीक है, वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा, या पागल खाने में एडमिट हो गया सपोज, या उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, उसे रस्सी से बांध के रखा जा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि भाई जब जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब तक तो ये चीज पॉसिबल थी, ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था परफॉर्म करना, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वॉइडेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ, यहाँ वॉइड हो रहा है। वॉइडेबल तब होता कि जब एक पार्टी की विश होती कि मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मैं वॉइड करूं इसको या ना करूं, तो ऐसी सिचुएशन में बोलते वॉइडेबल। लेकिन यहाँ पे तो कोई विश है ही नहीं, आपकी विश पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपके ऑप्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा,
या तो इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल हो ही गया है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में वो वॉइड हो जाएगा। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी। ए ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई वो बी से शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट करा है, ए और बी ने, बीइंग मैरिड टू सी, जो कि ए एक आदमी है जो कि पहले से ही शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है सी से, एंड बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी। और अगर वो शादी करता है तो ये परफॉर्मेंस जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग फॉरबिड है, ठीक है, कानून में इसकी साफ मना है, क्योंकि इस ऑफेंस को बोलते हैं पॉलीगैमी, एक से ज्यादा स्पाउस रखना पॉलीगैमी होता है। ए मस्ट मेक कंपेंसेशन टू बी फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। मान लीजिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपसे 10 साल बाद शादी करूंगा, और आज मैं शादीशुदा हूं, जबकि हूं नहीं, खैर, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा है और मुझे पता है कि मैं शादीशुदा हूं लेकिन आपको नहीं पता, और आपने मेरा 10 साल तक वेट किया, ठीक है, शादी का, और 10 साल तक आपने किसी से भी वेट नहीं करा, आपके बहुत सारे प्रपोजल्स आए, ऑफर्स आए, आपके घर वाले पीछे पड़ते रहे, आपने शादी नहीं करी, और 10 साल बाद जब आपको पता चला कि मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है और आपने 10 साल पूरे गुजार दिए वेट करते करते, तो होगा क्या अल्टीमेटली कि आपकी एज निकल चुकी है अब शादी की, है ना। अब आपको इतना अच्छा हस्बैंड या वाइफ नहीं मिल रही, तो वो जो लॉस आपको होगा उसको कंपेंसेट करेगी कोर्ट। अब कोर्ट में जाके डिसाइड होगा कि आपको जो डैमेजेस हुए हैं, इतना वेट करना पड़ा, आपकी एज निकल गई, आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल गई, आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स आए थे, वो सब अपॉर्चुनिटीज निकल गई, तो ये सब बातें आप कोर्ट में एविडेंस के साथ देंगे, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको कंपेंसेट कितना देना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अभी बनाया एग्जांपल, इसको माइंड मत करिएगा कोई भी। चलिए खैर, अब आता है सेक्शन 57। ध्यान दीजिएगा, हम लोग 59 पे जाने वाले हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो 57 कर लेते हैं पहले हम लोग। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल। ध्यान रखिएगा, देखिए ये सेक्शन 57 और 58 में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसमें दे रखा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और 58 बात कर रहा है अल्टरनेटिव प्रोमिसेस। बात दोनों में एक ही कर रहा है कि वन इज लीगल एंड अनदर इज इलीगल प्रोमिस, ठीक है। लेकिन एक बात कर रहा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और एक बात कर रहा है अल्टरनेटिव प्रोमिसेस। अब इसका डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं, पहले पढ़ लेते हैं इसकी लैंग्वेज। वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली टू डू certain things which are legal, and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promises is a contract, but the second is a void agreement. अब आप ध्यान रखिएगा, देखिए मैं क्या डिफरेंस बता रहा था आपको। इस ऐसे केसेस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है कि देखिए, एक इंसान ने दूसरे इंसान से, मतलब फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी से प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए पहले तो ये काम करूंगा, और इस ये काम करने के बाद फिर मैं आपके लिए ये सेकंड काम करूंगा, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट काम करूंगा वो एक लीगल तरीके से करूंगा, ठीक। और ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं जो अपना सेकंड परफॉर्मेंस करूंगा आपके लिए, वो इलीगल तरीके से करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या फिर अगर आप मेरे लिए ये लीगल काम करोगे, तो इसके बदले में मैं, जो सेकंड पार्टी बोलती है कि ठीक है मैं आपके लिए ये वाला काम कर दूंगा जो कि इलीगल तरीके से है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई प्रॉमिस होता है जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रही है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है कि मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस करा है और जब मैं उसको परफॉर्म कर दूंगा, उसके बदले में आप मुझसे कुछ प्रॉमिस करोगे, उसके बदले में आप मेरे लिए कुछ परफॉर्म करोगे। मतलब आपकी परफॉर्मेंस मेरे लिए कंसिडरेशन है और मेरी परफॉर्मेंस आपके लिए कंसिडरेशन है ना। तो मेरी जो प्रॉमिस है वो तो मैं लीगल तरीके से कर रहा हूँ आपके लिए, जो आपकी कंसिडरेशन है, आपकी कंसिडरेशन क्या है, मेरी परफॉर्मेंस। लेकिन आप जब अपना काम परफॉर्म आप जब अपनी परफॉर्मेंस करोगे तो वो इलीगल तरीके से करोगे, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है, जो लॉ कहता है हमारा सेक्शन 57, वो ये कहता है कि जितना पार्ट लीगल तरीके से किया जाने वाला है वो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड है, लेकिन जो पार्ट इलीगल तरीके से किए जाने वाला है वो पार्ट वॉइड है। ध्यान रखिएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, सिर्फ उतनी प्रॉमिस वॉइड है जिसकी परफॉर्मेंस इलीगल तरीके से की जाने वाली थी, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो, मतलब कि शुरू से ही वॉइड है, जब से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तब से, ठीक। चलिए
सर मेरा इलस्ट्रेशन क्वेश्चन देखते हैं। था जी जी मैम बताइए। सर, जस्ट लाइक ऐसे प्रॉमिस को क्या बोलेंगे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया, इन रिटर्न आपने भी मेरे सामने वही प्रॉमिस किया, वही प्रॉमिस किया। सेम थिंग। हाँ सर, उस प्रॉमिस को सर क्या बोलेंगे? क्या वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में ही आएगा या फिर अल्टरनेट प्रॉमिस में आएगा? सर अल्टरनेट नहीं मैम होगा, मतलब सर रेसिप्रोकल में ही आएगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में ही आएगा। मान लीजिए मैंने ओके, आपको सेम कहा थिंग। कि मैं आपको जी मैंने मान लीजिए आपको कहा कि मैं आपको एक पेन दूंगा, ठीक है, पेन, लिखने वाला पेन, और आपने कहा कि इसके बदले में आप भी मुझे एक पेन देंगी। ठीक है, तो हम दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। मैं जो जो चीज आपको दे रहा हूँ वही चीज आप मुझे दे रहे हैं वापस। मतलब पेन अलग है जी सर। लेकिन दे तो पेन ही रहे ना। तो ये कहलाएगा रेसिप्रोकल हाँ। प्रॉमिस। तो आपका मुझे पेन देना मेरे लिए कंसीडरेशन है, वो आपकी यस सर। परफॉर्मेंस जो है वो मेरे लिए कंसीडरेशन है। और जो मैं आपको पेन दे रहा हूँ वो मेरी परफॉर्मेंस है, लेकिन यही मेरी परफॉर्मेंस आपके लिए कंसीडरेशन है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल मींस कि मैं आपके लिए कुछ काम करूंगा तभी तो आप मेरे लिए कुछ काम करेंगे। और जब हम दोनों एक यस सर। दूसरे के लिए कुछ काम करने के लिए एग्री करते हैं, इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। ठीक है ओके सर। जी सर। जी। अब इसका इलस्ट्रेशन क्या बोलता है कि ए एंड बी एग्री दैट ए शैल सेल बी अ हाउस फॉर ₹10,000। ए और बी में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये तय हुआ कि ए जो है अपना घर बेचेगा बी को ₹10,000 में। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली प्रॉमिस। ठीक, और ये हो गया आपका एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट दैट if B uses it as a gambling house, he shall pay ₹50,000 for it। और बाद में जो सेकंड इसकी प्रॉमिस थी वो क्या थी कि अगर बी इस घर को खरीदने के बाद अगर इसमें गैम्बलिंग चलाता है, इस घर में गैम्बलिंग हाउस इसको बना देता है, तो उसको बी को ₹50,000 और देने पड़ेंगे ए को। ठीक है, तो इस सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग जो पहला वाला इनका कॉन्ट्रैक्ट था, पहली कंडीशन जो थी इसमें हाफ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, वो तो वैलिड है। बट जो सेकंड वाली कंडीशन है वो अनलॉफुल है। ठीक है ना, गैम्बलिंग चलाना इलीगल है इंडिया में, कुछ सिचुएशन में नहीं है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो गैम्बलिंग हमारा इलीगल है। तो ये जो सेकंड वाला जो परफॉर्मेंस है, पार्ट है, ये टोटली बेस्ड है इलीगल एक्टिविटीज पर। ठीक है, अनलॉफुल कंसीडरेशन है इसमें। और अगर ऐसा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ सेकंड जो हाफ पार्ट है वो वॉइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट पार्ट। क्योंकि पहला पार्ट इसका वैलिड है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, बस उसकी सेकंड वाली कंडीशन वॉइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आता है सेक्शन 58। अब रेसिप्रोकल हमने पढ़ लिया, तो अल्टरनेटिव क्या होगी? देखिए अल्टरनेटिव को हम कहते हैं कि मुझे आपके लिए कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है, लेकिन वो परफॉर्मेंस अब मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम है। मान लीजिए मुझे आपके घर पे आना है, आप रहते क्या बोलूं, हाँ, मान लीजिए आपको, आपने मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको मुझसे एक पेन चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि मैं परसों आपको पेन दे दूंगा। ठीक, अब हुआ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट तो भाई पेन का था कि मैं परसों तक मुझे एक पेन देना है आपको, ये मुझे परफॉर्म करना है। तो मैंने आपको एक दिन हो गया, कल मैंने आपको फोन किया, फिर एक दिन, जस्ट एक दिन पहले, कल, तो मैंने आपको कॉल किया कि सर या मैम मेरे पास पेन नहीं है, मैं आपको पेंसिल दे दूं क्या? अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस करने के लिए मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप एग्री करते हैं तो मैं आपको पेंसिल दे दूंगा। आपने मुझसे कहा कि ठीक है सर मुझे पेन नहीं है तो पेंसिल दे दीजिए, मुझे तो लिखने से मतलब है, बस मेरा काम हो जाएगा। तो आपने भी एग्री कर लिया, और अगर आपने एग्री कर लिया तो वो मेरी अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मानी जाएगी या अल्टरनेटिव प्रॉमिस मानी जाएगी। अब इसे प्रॉमिस वर्ड क्यों यूज किया है? प्रॉमिस वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ये दोनों परफॉर्मेंस, ये दोनों प्रोमिसेस अल्टरनेटिव प्रोमिसेस, मतलब पहली वाली और पहली ना हो तो मैं दूसरी तरीके से करूंगा, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम पे पहले से ही डिसाइड हो गई थी कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा, और अगर ये काम इस तरीके से नहीं होगा तो फिर मैं इस तरीके से ये वाला काम कर दूंगा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 58 क्या बोलता है हमें? सेक्शन 58 कहता है अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल।
अब वन ब्रांच की बात कर रहा है, अल्टरनेटिव प्रोमिसेस का मतलब मिनिमम 2 प्रोमिसेस हैं। तो एक प्रॉमिस पहली वाली तो लीगल थी, लेकिन जो अल्टरनेटिव जो प्रॉमिस है वो इलीगल है। तो कोई भी एक ब्रांच, या तो पहले वाली या दूसरी वाली, है ना, 2 प्रोमिसेस में से कोई भी एक प्रोमिस इलीगल है, उसकी परफॉर्मेंस इलीगल तरीके से होगी, अनलॉफुल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इन द केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड द अदर इलीगल। अगर अल्टरनेटिव प्रोमिस का कोई केस है और उसमें एक प्रॉमिस का जो ब्रांच है वो लीगल है और दूसरी वाली मान लीजिए अगर इलीगल है, तो द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड। कहने का मतलब यही है कि जो लीगल ब्रांच थी सिर्फ वही एनफोर्स्ड हो सकती है, लेकिन इलीगल वाली जो ब्रांच थी वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया परफॉर्म करने का, तो आपने मुझसे कहा कि सर मैं आपके लिए ये काम कर दूंगी, और ये जो पहले वाली ये काम कर दूंगी वो लीगल तरीके से होगा, और सर अगर मैं ये काम नहीं कर पाई तो फिर मैं ये वाला काम कर दूंगी इसके बदले में। तो जो दूसरा वाला आपने परफॉर्मेंस का मुझे प्रॉमिस किया वो इलीगल तरीके से था, और आपने फ्यूचर में जब वो टाइम आया करने का तो आपने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा उन दोनों में से। ठीक है, तो मैं अगर आपके खिलाफ उस कॉन्ट्रैक्ट को ले जाऊंगा कोर्ट में, केस डालूंगा, तो दोनों दोनों प्रोमिसेस के अगेंस्ट में मैं केस नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट। मैं सिर्फ उसी प्रॉमिस के अगेंस्ट में आपके खिलाफ केस कर सकता हूं जो कि लीगल था, जिसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, इलीगल वाला डालूंगा तो वो कोर्ट उस वाले पॉइंट को रिजेक्ट कर देगा, प्रिंट में से हटवा देगा, या फिर अवॉइड कर देगा, मना कर देगा खुद ही कि ये इलीगल परफॉर्मेंस थी, ये नहीं होगी। एक मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? षष्ठी मैम यस क्लियर सर, हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, मनीष सर आपको? टाडू सर? डन सर। जी, चलिए, तो ये होता है हमारे पास अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब इसको समझिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक, सेक्शन 59, 59, 60, 61, 62, ये 3-4 सेक्शंस हैं इसके, हम लोग समझते हैं इसको अभी। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद में सेक्शन पढ़ेंगे। चलिए, देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया, ठीक है, मैंने आपसे पैसे लिए उधार। एक बार लिए मैंने आपसे 500 रुपए, और एक बार लिए मैंने आपसे 1000 रुपीज। ठीक है, एक बार 500 रुपीज लिए और एक बार 1000 रुपीज लिए। ठीक, और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इसको 2 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, लेकिन दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग अमाउंट के मैंने आपसे पैसे लिए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए आपको मैं एक टाइम आया 2 महीने के अंदर बोला, तो मैंने एक एक महीने के बाद मैंने आपको 400 रुपीज वापस कर रहा हूँ, है ना? तो आप मुझे ये सोचकर बताइए कि आप वो 400 रुपीज को किस में ऐड करेंगे? वो 500 लिए थे उसमें से कम करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 400 को, या 1000 रुपीज लिए थे उसमें से माइनस करेंगे आप 400 को? सोचने वाली बात है ना अरुंधति मैम? हाँ सर, मेरे ख्याल से तो पहले वाले से काट काट लेना चाहिए। हाँ, तो मैं यही पूछने वाला था, बताइए आप लोगों का कॉमन सेंस क्या कहता है ऐसी सिचुएशन में? सृष्टि मैम बताइए। सर, ये तो दोनों के बीच सर, में सर बातचीत में सब पता चलेगा कि किसके लिए किसका उसने पेमेंट किया हुआ है, हाँ, पहले वाले का किया हुआ है या बाद वाले का किया हुआ है।
हाँ टाटू सर आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर ये तो अब जो दोनों के बीच उस पे डिपेंड करता है कि किस पे कंसिडरेशन है, मतलब बेसिकली किस की बात अगर वो क्लियरली कर लेते हैं तो इस हिसाब से, और अगर टाइम बार्ड है तो मैं पहले जिसका टाइम पहले लैप्स हो रहा है उसको ऑफ करूंगा। साहू सर आप क्या कहते हैं। साहू सर आपका माइक देखिए पीछे गिर गया है, शायद आपके बेड के पीछे गिर गया दोबारा आज भी। साहू सर साउंड नहीं आ रही। चलिए आप अपना माइक ढूंढिए, तब तक हम बात करते हैं आगे। माइक बंद कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन इसी को कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे बड़े से बड़ी जो पार्टीज होती हैं वो डिस्प्यूट खड़ा कर देती हैं और कोर्ट में केस डाल देती हैं ऐसी ऐसी सिचुएशंस पे। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन इसी बारे में बताता है कि किन किन सिचुएशन में आप अगर 400 रुपीज रिफंड कर रहे हैं अपने डेप्ट में से जिससे आपने बोरो किए थे, तो वो किस सिचुएशन में ऐड होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए ये कुछ लॉज बने हुए हैं हमारे पास जो सेक्शन 59 से 62 तक बताता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन आप लोग समझ गए। इसको एप्रोप्रिएशन क्यों बोला गया है, ताकि इसीलिए कि जो क्रेडिटर है वो एप्रोप्रिएट तरीके से उसके डेप्ट को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग भी लिखी हुई है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, कि ये कौन से वाले डेप्ट के लिए एप्रोप्रिएट है ये वाला रिफंड। जो रिटर्न में आ रहा है, जो पेमेंट वापस आ रहा है, वो कौन से वाले डेप्ट में आप एप्रोप्रिएट करेंगे उसको। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रोप्रिएशन। हेलो सर, हाय हाय। हाय नहीं चल रहा सर, हाय का टाइम गया। चलिए, राजेश सर पता है, देखिए कोई बात नहीं, आपका माइक ग्लिच कर गया है शायद। चलिए, तो सेक्शन 59 पढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अगर किसी ने लोन लिया है, मैंने आपसे 500 एक बार लिए, 1000 एक बार लिया, 400 रुपीज वापस कर रहा हूँ, और मैं वापस करते वक्त ये चीज इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये मैं कौन से वाले लोन का आपको वापस कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया सेक्शन 59 में, क्या बोलता है। वेयर अ डेप्टर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट्स टू वन पर्सन, जहां पर एक डेप्टर ने किसी क्रेडिटर से, एक पर्सन से कई बार डेब्ट लिया हुआ है, मेक्स अ पेमेंट टू हिम आइदर विथ एक्सप्रेस इंटीमेशन, और वो उसको पेमेंट कर रहा है, जो डेप्टर है वो अपने क्रेडिटर को पेमेंट मतलब पैसा वापस कर रहा है विथ एन एक्सप्रेस इंटीमेशन, बोलकर, बताकर, जताकर, और अंडर सर्कमस्टांसेस इम्प्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। ठीक है, तो सिचुएशन यही बोलती है सेक्शन 59 की, कि अगर कोई जो डेप्टर है वो अपने क्रेडिटर को पेमेंट वापस कर रहा है, जो उसने बहुत सारे डेप्ट लिए हुए थे, और वापस करते वक्त अपने किसी एक्सप्रेस इंटीमेशन से ये जाहिर कर रहा है, ये दिखा रहा है, जता रहा है कि भाई मैं आपको एक पर्टिकुलर डेप्ट का ये वाला पेमेंट दे रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, या फिर या तो एक्सप्रेस इंटीमेशन हो या फिर अंडर सर्कमस्टांसेस इम्प्लाइंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं आगे। ये एग्जांपल इलस्ट्रेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है या सेकंड में लिखा हुआ है, ये चीज इलस्ट्रेशन सेकंड में एक्सप्रेस वो सॉरी सर्कमस्टांसेस इम्प्लाइंग लिखा हुआ है, अंडर सर्कमस्टांसेस इम्प्लाइंग। तो अगर वो बता के कर रहा है तो वो जो लोन होगा, वो जो डेप्थ होगा, वो जो पेमेंट होगा, वो उसी पर्टिकुलर डेप्थ में ही सबमिट होगा, जमा होगा, और वही पर्टिकुलर डेप्थ में से ही उतना पेमेंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरे वाले डेप्थ में फिर जो क्रेडिटर है वो चाह के भी उसको ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, कैसे बोलता है ये इस बात को कि ए ओज बी
among other debts 1000 rupees upon a promissory note which falls due on the 1st June. ए ने बी से कुछ डेप लिया, बहुत सारे डेप लिए थे, उसमें से कुछ एक डेप लिया जो कि एक प्रोमिसरी नोट को नोट लिख कर दिया कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 1 जून तक ये पैसे वापस कर दूंगा। कितने? 1000 रुपीज। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? ही ओज बी नो अदर डेप्ट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ द 1 जून। और जो उसने डेप्ट लिए हुए थे ना, उनमें से किसी भी डेप्ट की जो डेट थी वो 1 जून को नहीं आ रही थी। किसी और डेप्ट के लिए उसने प्रॉमिस नहीं करा था 1 जून को पे करने के लिए। ठीक है, अब 1 जून को ए ने क्या करा? बी को 1000 रुपये पे कर दिए। डेप्ट तो बहुत सारे थे, लेकिन 1000 रुपीज वाला जो डेप्ट था वो प्रोमिसरी नोट पे था, और प्रोमिसरी नोट की तारीख थी 1 जून, और 1 जून को ही उसने पेमेंट किया 1000 रुपीज का बी को। चल भाई, ठीक। अब क्या हुआ? तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 59 कहता है साफ साफ, द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द प्रोमिसरी नोट। जो प्रोमिसरी नोट वाला जो डेप्ट था, उसके बहुत सारे डेप्ट में से उसमें से सिर्फ वही वाला कटेगा जो प्रोमिसरी नोट में मेंशन था। ठीक है, ये बात कहता है वो एक्सप्रेस इंटीमेशन। अब सर्कमस्टेंशियल वाली बात क्या होती है? सर्कमस्टेंशियली इंप्लाइंग क्या होगा? कुछ ऐसी एक्टिविटी से, कुछ ऐसे एक्ट से, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस से ये जाहिर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि ये जो पेमेंट आ रहा है ये पर्टिकुलर किस डेप्थ के लिए आ रहा है। तो वो सर्कमस्टांसेस कैसे हो सकते हैं? जो सेकंड पार्ट है इस सेक्शन का वो बता रहा है इलस्ट्रेशन बी में। क्या बोलता है? ए ओज टू बी among other debts the sum of rupees 567 रुपीज। बहुत सारे डेप्ट में से भी ए को बी ने 567 रुपीज और दिए। अब क्या हुआ? बी राइट्स टू ए एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम। अब बी ने कहा भैया मुझसे तुमने 567 रुपीज लिए थे, और बहुत सारा इसके अलावा और भी आपने लोन ले रखा है या उधार ले रखा है, आप मुझे वापस करो वो, और फिलहाल तो मुझे 567 रुपीज वापस करो जो आपने मुझसे लिए थे। तो ए ने क्या करा? ए सेंड्स टू बी रुपीज 567। तो ए ने उसको वो लेटर मिलते ही तुरंत उसको 567 रुपीज भेज दिए वापस। दिस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द डेप्ट ऑफ विच बी हैड डिमांडेड पेमेंट। तो ये ऐसी सिचुएशन में सर्कमस्टांसेस इंप्लाई हो रहे हैं। देखिए आप, उसके उधार तो बहुत सारे थे, लेकिन क्योंकि बी ने डिमांड करी थी उस पर्टिकुलर डेप्थ के लिए, उधार के लिए 567 रुपीज वाले के लिए, और वही ए ने भेजे। लेकिन ए ने उस वक्त ये एक्सप्रेस नहीं करा कि भाई ये वाला जो पेमेंट में दे रहा हूँ ये उस वाले उधार के लिए है बस खाली। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि सर्कमस्टांसेस से ही पता चल रहा है कि 567 रुपीज वो उसने बहुत सारे डेप्थ में से कौन से पर्टिकुलर डेप्थ के लिए भेजे होंगे। ठीक है, तो दोनों इलस्ट्रेशंस एकदम एग्जैक्टली दे रखे हैं सेक्शन 59 के लिए। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना था क्या? माइक खोला किसी का? हाँ सर बताइए। जो सेकंड इलस्ट्रेशन है जिस हिसाब से आपने बताया कि, तो सर उसमें जैसे उसने डिमांड की थी 567 की, बट सर ये तो एक्सप्रेस डिमांड थी ना, सर्कमस्टेंसेस डिमांड थोड़ी थी सर। मतलब कि उसने एक्सप्रेसली मेंशन किया है कि मुझे 567 चाहिए, सो इम्प्लाइडली सर वो उस चीज पे होगी ना सर ये फिर। सर आप देखिए, आप यहाँ देखिए सेक्शन में क्या लिख रहा है। यहाँ सेक्शन पर में राइट स्टार्टिंग में लिखा गया है। नहीं एक मिनट मैं मतलब लिख कर दे रहे हैं। हाँ एक्सप्रेस सर इसमें ये था ना, एक्सप्रेस ऑब्वियसली बात इसमें है, पहले रिटर्न में बहुत होती है। सारे डेप्ट लिए हुए हैं। इसमें ये कहा गया ना उससे अरुंधति पहले मैम, बहुत सारे एक मिनट डेप्ट लिए गए हैं। मैम, वो ये नहीं पूछ रहे हैं, मैं क्लियर करता हूँ। एक मिनट आप देखिए, जरा सुन लीजिए। सर साउ सर और टाटू सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जरा देखिए सेक्शन को, देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है? वेयर आर डेप्टर। ठीक है, डेप्टर की एक्सप्रेस या इम्प्लाइड इंटेंशन होनी चाहिए। मतलब जिसने उधार लिया था उसकी इंटेंशन शो होनी चाहिए कि वो किस वाले डेप्ट किस वाले डेप्ट का पेमेंट वापस कर रहा है। और यहाँ पे जो आप कह रहे हैं लेटर लिख के मंगाया था, वो तो लेटर क्रेडिटर ने लिखा था ना डेप्टर को कि आप मेरे को मेरे ये 567 रुपीज वापस कर दीजिए।
है ना। लेकिन बी ने जो डेप्टर था उसने पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे तो इसकी बी की इंटेंशन शो नहीं हो रही जिसने पैसे लिए थे, सॉरी ए की इंटेंशन जो डेप्टर था। टाटू सर क्लियर हुआ? नहीं सर, मतलब क्या बोला, मतलब समझ में नहीं आया ये। देखिए सेक्शन मतलब 59 जो आप देखिए। सेक्शन 59 की पहली लाइन कह रही है, वेयर अ डेटर ऑन सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट नो टू अ वन पर्सन हाँ एंड मेक्स अ पेमेंट टू हिम। मतलब उसने, एक डेटर है, उसने काफी सारे डिस्टिंक्ट टाइप के वो ले रखे थे, डेट ले रखे थे किसी बंदे से। हाँ। उसके बाद जो जो ये है इलस्ट्रेशन उसके सेकंड की बात बाद कर वो रहे हो जब भी ना। उसका पेमेंट करेगा, जब उसके बाद जब भी वो उसका पेमेंट करेगा डेप्टर, तो अपनी एक्सप्रेस इंटीमेशन देगा या फिर सर्कमस्टांसेस से शो कर देगा कि मैं किस पर्टिकुलर डेप्थ को रिलीज कर रहा हूँ इस वक्त पेमेंट करके, है ना। ठीक है। तो ये सेक्शन को आप देखिए डेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेप्टर की इंटेंशन उस वक्त क्या है पेमेंट करते वक्त, वो कौन से वाला लोन को चुका रहा है अभी पेमेंट से, अभी के पेमेंट से अपने, है ना। और जो लेटर लिखा है वो तो क्रेडिटर ने जिसने पैसे दिए थे उसने लेटर लिख के डिमांड करी है कि मुझे मेरे 567 रुपीज वापस कर दो आप, है ना। लेकिन जो डेप्टर था जिसने पैसे लिए थे उस वक्त भी उसकी इंटेंशन नहीं शो हो रही थी। उसने 567 रुपीज वापस तो कर दिए, लेकिन उसकी इंटेंशन फिर भी शो नहीं हो रही कि भाई वो किसके लिए 567 रुपीज दे रहा है, अपने बहुत सारे लोन में से कौन से पर्टिकुलर लोन को रिलीज कर रहा है वो। समझ रहे हैं ना आप? तो आपका जो क्वेश्चन ये था कि उसने सर जब लेटर लिख लिया तो उसकी इम्प्लाइड इंटेंशन आ गई सामने। लेकिन आप ये भी तो देखिए वो लेटर तो ए ने लिखा था ना, क्रेडिटर ने लिखा है वो लेटर, डेप्टर ने थोड़ी ना लिखा। तो अगर हम डेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो उसके लिए तो सर्कमस्टांसेस से ही शो हो रहा है। अगर कभी फ्यूचर में केस हुआ तो वो तो कह देगा कि देखिए सर ए ने तो डिमांड करी थी 567 वाले पेमेंट के लिए, तो मैंने एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट भेजा, तो मेरे 1000 वाला जो पहले का लोन था उसमें से ये नहीं काट सकते थे, है ना। नहीं हुआ सर, क्लियर नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, हो गया सर। कि मतलब अगर क्रेडिटर खुद से डिमांड कर रहा है तो वो हम्म इम्प्लाइडली उसी ट्रांजेक्शन पे होगी जो उसका ट्रांजेक्शन, अगर जो पर्टिकुलर अमाउंट का ही उसने क्रेडिट वो डिमांड किया और उस पर्टिकुलर अमाउंट का उनके बीच पहले कोई ट्रांजेक्शन हुआ हो। नहीं सर, आप अभी भी नहीं समझे। देखिए थोड़ा सा अरे और सर, सिंपल मेरे लैंग्वेज में कहने बोलता मतलब हूँ। ये है, जैसे अपने पे ले लेते सर। जैसे कि मैंने आपसे हम्म लिए 1000 रुपए, ठीक है सर, और उससे पहले भी हम्म अपने बीच काफी ट्रांजेक्शन हो रखे हैं 1000 2000 के। तो मैंने आपसे हम्म 1000 रुपए ले रखे। आपने मुझे एक कोई भी मतलब एक्सप्रेसली आपने एक लेटर लिखा, उसमें बोला कि टाटू मुझे 1000 रुपए दे दे, मुझे जरूरत है। तो ये सर, हम्म। ये इम्प्लाइडली उस 1000 रुपए पे होगा जो अपने ट्रांजेक्शन हुआ है 1000 रुपए का, ना कि 2000 रुपए। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1000 रुपए का भी ट्रांजेक्शन कर रखा है और 2000 का भी कर रखा है। लेकिन ये 1000 रुपए इसलिए कि मैं स्पेसिफिकली उसमें मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, तो आप मेरा 1000 रुपए वापस कर दो। नहीं सर तो देखिए ये इसमें ऐसे भी नहीं कहना आएगा चाह रहा हूँ सर। ये ये थोड़ा सा सर आपका लूज एग्जांपल है थोड़ा सा ये। कैसे कि मैं आपसे अगर सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे 1000 रुपए दे दो, मुझे थोड़ी सी जरूरत है, तो वो तो आप फिर किसी में भी काट सकते हो, मैं 2000 वाले में से भी काट सकता हूँ आपके, और 1000 वाले में से भी काट सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल के मांगू पैसे वापस कि भैया मेरे को वो पैसे दे दो, और यार कम से कम 1000 रुपए तो दे दो जो जो तुमने लास्ट टाइम मुझसे लिए थे 1000, 1000 रुपये वापस कर दो कम से कम। अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे तो वो यही माना जाएगा कि वो 1000 लास्ट वाले जो एग्जैक्टली 1000 थे वो वापस आ गए, ठीक है। और मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई एक बार तुमने 2000 रुपये ले लिए, एक बार 1000 रुपये ले लिए, तो कम से कम कुछ तो मुझे दे दो, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है अभी। अगर ये करके मांगता हूं तो मैं किसी में से भी काट सकता हूँ, 2000 वाले में से भी काट सकता हूँ, 1000 वाले में से भी काट सकता हूँ। लेकिन अगर इस सेक्शन को हम लोग देखें तो आप ये चीज समझिए, ये चीज क्लियर करना चाह रहा है कि मांगने वाला मतलब जो क्रेडिटर है, मैं क्रेडिटर हो गया ना, तो मेरी इंटेंशन क्या है ये मैटर नहीं करता। समझ रहे हैं आप? मेरी इंटेंशन क्या है, मैं कौन से वाले मांग रहा हूं ये मैटर नहीं करता।
लेकिन देने वाले की, आप जब मुझे वापस कर रहे हैं, आप जब मुझे पेमेंट कर रहे हैं, तो आपकी उस वक्त इंटेंशन क्या है कि सर आप इसको है ना 2000 वाले में से कम कर लीजिएगा इतना, या 1000 रुपए वाला पूरा खत्म कर लीजिए, आप बैलेंस कर लीजिए। तो वो आपके इंटेंशन मैटर करता है, यही बात कह रहा है सेक्शन 59। ठीक है, जी सर, जी जी। नहीं आया अभी भी, क्लियर नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, अरे सर हो गया। चलिए, श्योर रूम है, मतलब श्योर हो आप? मतलब मैं हाँ श्योर हाँ हो सर, जाऊं कि आपको क्लियर हो गया? पूछ लेना सर जब भी मन हो सृष्टि आपका। मैम, आपको कुछ पूछना है इसमें? क्या चीज? नो सर, क्लियर सर। क्लियर है? अरुंधति यस मैम, सर। आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, साहू सर, आपने कुछ लिखा नहीं अभी तक? मुझे लगा लिख दिया होगा। चलिए, अब लिखिएगा भी मत अभी सर, ठीक है? जब तक कोई खास बात ना हो तब तक मत लिखिएगा, इंपॉर्टेंट ना हो तो। चलिए, तो टाटू सर, आप चाहें तो मुझसे सेक्शन 59 दोबारा पूछ लीजिएगा, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो। ठीक है, वैसे पूछना तो आपको सबके सामने ही चाहिए, अगर फिर भी कोई रह गया हो बाद में नहीं नहीं दोबारा नहीं पढ़ने सर, में हाँ तो आप। हाँ, डाउट क्लियर हो गया होगा तो, अगर फिर भी आगे इन केस, वैसे तो सारा क्लियर है सर, फिर होगा तो कोई हाँ नहीं, आप डिस्कस कर लेंगे अपने सबके साथ। हाँ, आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर लीजिएगा अगर जब भी प्रॉब्लम हो। चलिए, अब आता है सेक्शन 60। सेक्शन 59 तो सिंपल सी ये बात कह रहा था कि भैया जब डेप्टर वो पैसे वापस कर रहा हो तो उस वक्त उसकी इंटेंशन क्या है, उसके हिसाब से एप्रोप्रिएशन हो जाएगा पेमेंट का। ठीक है, ये बोल रहा है सेक्शन 59 बोल रहा था। अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इस सिचुएशन को हम लोग, वो बनाता है सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या कहता है कि भाई तब ऐसे केसेस में क्या होगा, एप्रोप्रिएशन कैसे होगा किसी पेमेंट का, जब किसी ने इंडिकेट ही ना किया हो, डेप्टर ने जब इंडिकेट ही ना किया हो पेमेंट करते वक्त कि ये आप मेरे कौन से वाले डेप्ट में आप इसको रिलीज करेंगे, आप न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे जब। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सेक्शन 60 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। ठीक है, where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion। अब आप ध्यान देखिए टाटू सर, जब जो डेप्टर जब अपना पेमेंट दे रहा था, उसको वापस कर रहा था पैसे, उस वक्त या तो वो भूल गया ये चीज इंडिकेट करना, अपनी इंटेंशन बताना कि मैं कौन से पर्टिकुलर वाले पेमेंट के लिए ये पेमेंट दे रहा हूँ आपको, डेप के लिए पेमेंट दे रहा हूँ, या फिर उसने जानबूझ के इंडिकेट ही नहीं करा, या तो भूल गया, गलती हो गई, या इंडिकेट ही नहीं करना चाहता था वो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में साफ साफ कह रहा है कि द क्रेडिटर में अप्लाई इट at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, which it whether its recovery is or is not barred by the law in the force for the time being as to the limitation of suits। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जब डेप्टर ने पेमेंट वापस करते वक्त इंडिकेट नहीं करा, तो इसके लिए बोलता है कि जो क्रेडिटर है, जो जिसने पैसे दिए थे और जिसको पैसे वापस मिल रहे हैं, वो उसकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो किसी भी डेप्ट में एडजस्ट कर दे उन पैसों को। ठीक है, और फिर लास्ट में एक पॉइंट और बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, कि किसी ऐसे डेप्ट के लिए भी, ऐसे डेप्ट में भी वो एडजस्ट कर सकता है जिसका जो अब टाइम बार्ड हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको कुछ पैसे दिए, 1000 रुपीज दिए, और कानून कहता है, लॉ कहता है हमारा कि मैं 1 साल के अंदर आपसे मांग सकता हूँ, और अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं किया तो मैं 1 साल के अंदर ही उस डेप्थ के लिए मैं सूट फाइल कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट। ठीक है, टाइम लिमिट है 1 ईयर, लेकिन 1 ईयर निकल गया, और 1 ईयर निकल गया और आपने 6 मंथ्स पहले भी एक लोन लिया था 500 रुपीज का, और 1 ईयर पहले लिया था 1000 का, और 6 मंथ पहले लिया था आपने 500 का। तो 1 साल हो गया और 1 साल बाद आपने मुझे 800 रुपीज पे किए, वापस किए। ठीक है, और आपने मुझे कुछ इंटेंशन शो नहीं करी अपनी कि ये आप 800 रुपीज किसके लिए दे रहे हो। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऐसी सिचुएशन में। मैं चाहूँ तो वो, अब जो पहले वाला मेरा टाइम बार्ड हो गया है,
मैं उस डेट के लिए आपके खिलाफ केस तो नहीं फाइल, सूट तो नहीं फाइल कर सकता, लेकिन अगर आप मुझे बिना किसी इंटेंशन के पेमेंट कर रहे हो तो मैं एप्रोप्रिएशन पहले वाले उसमें कर सकता हूँ। इसकी परमिशन मुझे लॉ देता है कि अगर मेरी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि अगर कोई डेट जो है टाइम बार्ड भी हो गया है, लिमिटेशन खत्म हो गई है उसकी, फिर भी मैं उसमें एप्रोप्रिएशन कर दूं, ठीक है। या फिर मैं चाहूँ तो आपने 800 रुपीज दिए तो 400 मैं कर दूंगा 500 वाले में से, और 400 कर देता हूँ 1000 वाले में से, जो कि टाइम बार्ड हो गया है फिर भी। तो मेरी मर्जी है, वो मेरी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है वो, अगर आपने कोई इंटेंशन शो नहीं करी थी उस टाइम पे तो, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात हो गई हमारी सेक्शन 60 में, तो देखते हैं 61 क्या कहता है। अब 61 कहता है कि भाई ऐसी सिचुएशन भी होती है रियल लाइफ में कि मान लीजिए आपने एक बार तो मुझसे 1000 रुपीज लिए और एक बार 500 रुपीज लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने उन दोनों को अलग अलग नहीं मान रहा कि एक बार 1000 रुपीज का डेप्थ है और एक बार 500 रुपीज का डेप्थ है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस इतना देख रहा हूं कि टोटल अब तक आपके ऊपर मेरी तरफ से 1500 रुपीज का डेप्थ चढ़ चुका है, जिसमें से आप मुझे 800 रुपीज अभी ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो। बात समझ रहे हो आप लोग? एक और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना रहे हैं सेक्शन 61 में, ताकि पूरा सिंप्लीफाई हो जाए एक ही बार में। तो मैं क्या कर रहा हूं उसमें कि भाई ना तुम्हारी कुछ इंटेंशन थी ना मेरी ही कोई इंटेंशन थी, मतलब मैंने क्या करा, मैंने दोनों को एक संग सम अप कर दिया कि टोटल 1500 रुपीज का उधार मैंने आपको दे रखा है, तो आपने मुझे 800 रुपीज वापस कर दिए। तो ना मैंने अप्रोप्रिएट किया, मैंने ये सोचा कि भाई 1500 रुपए दिए, 800 रुपए वापस कर दिए, कितने बचे, 700 रुपए बच गए इनके।